अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू उत्तक रुक्मिणी प्रकाशन के बायोलॉजी का सीरीज नंबर चैप्टर नंबर 3 पौधा उत्तक और जंतु उत्तक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक, इसका सही आंसर होगा ए संयोजी उत्तक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू। आइए इसके डिटेल्स में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों के उत्तक से संबंध रखता है। अब बात करें इपिथेलियल टिश्यू की। उत्तक अंगों के बाहरी परत या आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। मैस्कुलर टिश्यू अर्थात पेशी उत्तक प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी उत्तकों का आवश्यकता होती है। और बात करें तंत्रिका तंत्र नर्वस टिश्यू का, शरीर के समस्त अंगों एवं कार्यों को सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका उत्तक का काम है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा सवाल है, मोस में संवहन उत्तक कंडक्टिव टिश्यू बने होते हैं। मोस में जो संवहन उत्तक होते हैं, कंडक्टिव टिश्यू जो होते हैं, वो किससे बने होते हैं? इसका सही आंसर होगा मृदुदत्तक। मृदुदत्तक से मोस और संवहन उत्तक बने होते हैं। मोस स्थूल कोण उत्तक। अब स्थूल कोण उत्तक क्या है? यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। स्थूल कोण उत्तक जो है यह पत्ती और तना में पाया जाता है। इस उत्तक का दीवार जो सेलुलोज के जमा हो जाने से मोटी हो जाती है। यह पौधे के यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इस उत्तक में इलास्टिक के गुण होते हैं अर्थात लचीलापन, जो आंधी तूफान में पत्ती एवं तना को टूटने से बचाने का कार्य करता है। फ्लोएम। तीसरा सवाल है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। इसका सही आंसर होगा सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है, सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। अब बात करें फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज जो है प्राकृतिक रूप में सबसे अधिक मीठा होता है, शहद में पाया जाता है और ये शहद में पाया जाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पौधे की जड़ों तथा तना में संचित होता है। चौथा सवाल है, अधिकांश स्वपोषी पदार्थ ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? इसका सही आंसर होगा सी स्टार्च के रूप में। अधिकांश स्वपोषी पदार्थ ऊर्जा को स्टार्च के रूप में संचय करते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं तक बनाता हो, उसे स्वपोषी कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 क्लोरीन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन उत्तक तथा कोशिका के वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। पांचवा सवाल है, पौधों में जल का संवहन जो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, किसके मार्ग से होता है? इसका सही आंसर होगा सी जाइलम। पौधे में जो जल का संवहन होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है। अब बात करें, कैम्बियम एक उत्तक है जो पौधे के विकास में सहायक होता है। अब है पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेयों के जड़ों में से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है, वह है। इसका सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम का क्या काम है? जाइलम जो होता है पानी को विलेय को जड़ों से अवशोषित करके पौधे के समस्त भागों में पहुंचाने का काम जल का है। पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा ही संपन्न होता है। पौधों के जल के ऊपर की ओर गति कहलाती है।
इसका सही आंसर होगा रसारोहण। रसारोहण। रसारोहण अर्थात एसेंट ऑफ सैप कहलाती है। पत्तियों में स्टोमेटा जिसे रंध्र पाया जाता है, जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर को फोटोमीटर में मापा जाता है। याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दर को जो है फोटोमीटर में मापा जाता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें से क्या पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, सोडियम। सोडियम जो है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, आशुद्ध जल जो होता है। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल आशुद्ध जल को कहा जाता है। पौधों में चालिनी नलिका कोशिका और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। इसकी सही आंसर होगा ए, केंद्रक की अनुपस्थिति। केंद्रक की अनुपस्थिति जो है पौधों में चालिनी नलिका कोशिका और स्तनधारियों लाल रक्त कोशिका की संरचना का एक विशेष समानता है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? इसका सही आंसर होगा जेसी बोस ने, अर्थात जगदीश चंद्र बसु ने एक भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने पादप में जल की लंबी दूरी का अभिगमन सिद्धांत प्रस्तावित किया था। बीरबल साहनी, अगर बात करें हम, बीरबल साहनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति एवं पूरा वनस्पति वैज्ञानिक थे। पी महेश्वरी ने आवृतबीजी को परखनली निषेचन अर्थात टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन तकनीक का विकास किया था। संवहनीय पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? इसका सही आंसर होगा जाइलम टिश्यू के द्वारा। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब बात करें ऑक्सीजनोमीटर का आविष्कार जेसी बोस अर्थात जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। प्रकाश संश्लेषण की दर का रंग सबसे अधिक होती है लाल रंगों में। बोस ने ग्रेसोग्राफ का आविष्कार किया था। क्रेसोग्राफ का आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने। अब बात करें किस उत्तक के नख, खुर एवं सिंग बने होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, केरेटिन। केरेटिन के जो होते हैं नख, खुर और सिंग बने होते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? इसका सही आंसर होगा बी, 639। चलनी पट्टिका एक भाग है। इसका सही आंसर होगा डी, पोषवाह अर्थात फ्लोएम का। पौधे में जल एवं खनिज लवण एवं संवहन जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा पौधे के भोज्य पदार्थ का संवहन होता है। वैसे पौधे जो जल को पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं जलोद्भिद कहलाते हैं, अर्थात हाइड्रोफेट्स कहलाते हैं। कमल, सिंघारा, जलकुंभी इत्यादि इसके उदाहरण हैं।
जल संवर्धन विधियों में से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जल संवर्धन। जल संवर्धन विधि में पादप उगाने की प्रणाली को जल संवर्धन कहते हैं। द्विबीज तने में जाइलम और पोपवाह जिसे फ्लोएम के बीच में उपस्थित परत है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए कैम्बियम अर्थात एधा। पर्णांगो फन में दारू अर्थात जाइलम है। इसका सही आंसर होगा बाह्य आदि दारुक। बाह्य आदि दारुक जो होता है सबसे बाहरी कोशिका होती है। पोषवाह अर्थात फ्लोएम का दूसरा नाम है। इसका सही आंसर होगा डी बास्ट। फ्लोएम अर्थात पोषवाह को इंग्लिश में फ्लोएम कहते हैं और फ्लोएम का दूसरा नाम जो होता है बास्ट होता है। उत्तकजन किसके बाह्य त्वचा बनती है वह है? इसका सही आंसर होगा रंगभन। उत्तकजन जिसकी बाह्य त्वचा बनती है वह रंगभन है। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा हाफ मिस्टर ने उत्तक संवर्धन की आवर्धन दी थी। यह टर्म थॉमस ब्राउन्स ने दिया था। कथन है और कथन 2 संपृक्त उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। ये बिल्कुल सही है। और विभोजक यानी मेरिस्टेम अस्थायी उत्तक के उदाहरण हैं। ए और 2 दोनों सही है। अंतर्वेशी विभेजयोत्तक अर्थात मेरिस्टेम किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा पार्श्विक कली में। पार्श्विक कली में जो है अंतर्वेशी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। अब बात करें पादप विभाजन की क्षमता वाले अविभेदित कोशिकाओं के समूह में विभाज्य उत्तक या मेरिस्टेमेटिक उत्तक कहते हैं। विभाज्य उत्तक एक पादप उत्तक है जिसका कार्य नई कोशिका बनाना है। बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है क्योंकि इसका सही आंसर होगा उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी पेरेकाइमा में विभेदित नहीं होते हैं। इस कारण से पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? इसका सही आंसर होगा दिल में। दिल एक अनैच्छिक मांसपेशियां है। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया के लिए प्रयत्न करना होता है जो स्वतः नहीं हो सकती, जैसे चलना बोलना। अनैच्छिक क्रिया के लिए जो अनचाहे होता है उसे स्वतः उसे रोका नहीं जा सकता है, जैसे छींकना, पलक झपकाना। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा 0.5 mm। मानव त्वचा की मोटाई 0.5 mm से 0.65 सेंटीमीटर होता है। यह मोटी पलकों से सबसे कम तथा तलवों पर सबसे अधिक होता है। मानव त्वचा की औसत मोटाई दिए गए विकल्प में से कोई नहीं है। त्वचा शरीर में सबसे बड़ा अंग है।
त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियाँ एवं श्वेत ग्रंथियाँ सीबम एवं पसीने का स्रावन करती है। त्वचा बाहरी संक्रमण से बचाता है। त्वचा कैंसर रेडियो एक्टिव पदार्थों में से हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, लेड अर्थात सीसा। लेड शरीर में यदि हो तो यह हानिकारक माना जाता है। मानव शरीर में सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आदि की अल्प मात्रा आवश्यक है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। ऊतक क्या है? सवाल है ऊतक क्या है अर्थात टिश्यू क्या है? तो टिश्यू ऊतक है वह कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, उसे कोशिका कहते हैं। ऊतक का अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक एक समान अथवा आपस में मिलने जुलने वाली सेलों का ऐसा समूह जिसके सेलों एक समान कार्य करती है तथा उसकी उत्पत्ति भी समान सेलों से होती है। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक सुव्यवस्थित अंग का निर्माण करती है। जंतु ऊतक अधिकांश बहुकोशिकीय जंतु में 4 प्रकार ऊतक पाए जाते हैं। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचन ने किया। उन्हें ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका से ऊतक और ऊतकों के अंग का निर्माण होता है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, विभेदन। वह संयोजी ऊतक गोलाकार एवं अंडाकार होते हैं। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों के संबंध करता है और उन्हें कुछ सहारा भी देता है। ऊतक के अंतर कोशिकीय पदार्थ में मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स तंतु व ठोस जेली की तरह साधन या कठोर अवस्था में रह सकता है। श्वेत तंतुमय ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। पीला तंतुमय ऊतक लिगामेंट अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। लिगामेंट जो है क्या, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। वहीं टेंडन की अगर बात की जाए तो हड्डियों को, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम टेंडन करता है। निम्नलिखित में से किन ऊतकों की कोशिका जीवित होती है, लंबी और कोने और अनियमित रूप से स्थूल होती है? इसका सही आंसर होगा कोलेन कायमा। कोलेन कायमा की जो ऊतक होती है वो जीवित होती है और लंबी और कोने पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। एपिथेलियमी ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक के मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। अस्थि ऊतक की कोशिका ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। ओस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होती है। मैट्रिक्स में कैल्शियम एवं फास्फेट के लवण पाए जाते हैं जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर होता है। उपास्थि में मैट्रिक्स लसलसा होता है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाती है? इसका सही आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है अस्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाती है। स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक है कोशिका में मृत, लंबी और संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसे जीवदर्भ नहीं पाया जाता है। इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। दृढ़ ऊतक कार्टेक्स
पेरिसाइकिल संवहन बंडल में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक पौधे की तना, पत्तियां और सिरा, फल तथा बीज, बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं। इस ऊतक द्वारा पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अब है कोलेनेकाइमा जो है, इस ऊतक की कोशिका केंद्र युक्त लंबी अंडाकार या बहुभुजी जीवित रसधानी युक्त होती है। एरेकाइमा जो है, यह अत्यंत सरल प्रकार की अस्थायी ऊतक है। निम्न में से कौन से पौधे को ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? इसका सही आंसर होगा विभेज्योतक। विभेज्योतक जो होता है पौधे के वह ऊतक कोशिका है जो विभाजन में सक्षम है। पौधे के वर्धित क्षेत्र को विभेज्योतक कहते हैं। इससे बनी संतति कोशिका में वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंग का निर्माण किया जाता है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन के पर्यंत चलित है। विभाज्य ऊतक गोल और अंडाकार बहुभुजाकार होती है। जीव दर के सघन केंद्र बड़े होते हैं। इसकी पत्तियां पतली तथा एक सार होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिका स्थानों को इसमें अभाव होता है। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक उदाहरण को पहचानें। इसका सही आंसर होगा सी, हड्डी। संयोजी ऊतक है, विभिन्न अंगों के ऊतकों को संबद्ध करता है, इन्हें सहारा भी देता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों को रिक्त स्थानों में भरी रहती है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक और तीसरा सरल ऊतक या संवहन ऊतक। रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों की कोशिका मृत होती है? इसका सही आंसर होगा स्केल कायमा जो होती है अस्थायी ऊतक कोशिका में मृत होती है। डैश ऊतक रक्त वाहिका को व्यास को बदल देता है। इसका सही आंसर होगा मांसपेशी। मांसपेशी ऊतक जो है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। पेशियां त्वचा के नीचे का मांस होती है। यह अंगों की गति उत्पन्न करता है एवं शरीर को सुदृढ़ बनाती है। संपूर्ण शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां हैं। पेशी प्रेरक उपकरण की सक्रिय भाग है। रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है। स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं, यानी कॉन्केविडिक्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, जाइलम। जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब है पौधे को प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। इसका सही आंसर होगा अधिक विभोज ऊतक से और शीर्ष विभोज ऊतक से। पौधे के प्राथमिक वृद्धि का हिस्सा जो है अधिक विभाज ऊतक और शीर्ष विभाज ऊतक। इसका आंसर हो जाएगा बी। सी और डी दोनों सत्य है। विभाज ऊतक की स्थिति के आधार पर 3 भाग में विभाजित किया जाता है। पहला है शीर्ष विभाज ऊतक, दूसरा है पार्श्व विभाज ऊतक और तीसरा है अंतोवेशी विभाज ऊतक। शीर्ष ऊतक जो होता है जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है एवं लंबाई में वृद्धि करता है। The reflexive plant in due to dash tissue। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेनेकाइमा। कोलेनेकाइमा के कारण स्थूल कोण ऊतक तरल ऊतक है। इस ऊतक के सेलों की केंद्र युक्त लंबी एवं अंडाकार या बहुभुजी जीवित या रसधानी होती है। इसमें हरित लवक होता है एवं भित्ति के किनारों पर सेलुलोज होने की स्थूल होता है।
इस ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। ये तने के एपिडर्मिस के नीचे पूर्ण वृंत, पुष्प वृंत और पुष्पकली वृंत में पाया जाता है। स्थूल कोण ऊतक जड़ों में नहीं पाया जाता है। कौन सा ऊतक पौधे को कठोर एवं दृढ़ बनाता है? इसका सही आंसर होगा स्केलेडनकाइमा। स्केलेडनकाइमा जो ऊतक होता है पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। ये ऊतक बाह्य परतों पर रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके दृढ़ ऊतक का बना होता है। जाइलम ऊतक को चालन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल एवं निर्माण करता है। क्लोनेकाइमा इसमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। यह ऊतक पौधे के नए भागों में पाया जाता है। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती है। इसका सही आंसर होगा प्रोनोकाइमा। प्रोनोकाइमा जो है अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकीय विरल रूप में संचरित होती है। प्रोकाइमा अत्यंत सरल प्रकार की अस्थायी ऊतक है। यह एरेन, तने, जड़ एवं पत्तियों में एपिडर्मिस और कोर्टेक्स में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, जाइलम। डैश के कारण स्केलेडनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। इसका सही आंसर होगा लिग्निन। लिग्निन के कारण क्या होता है? स्केलेडनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। स्केलेडनकाइमा सेलों की जीवधर्म नहीं होता है। यह ऊतक के सेलों में मृत, लंबी, संकरी और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसकी भित्ति लिग्निन के कारण इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। मृदु तक के कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। इसका सही आंसर होगा जाइलम। हिस्टोलॉजी में ऊतकों को अध्ययन किया जाता है। जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार की होती है, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। पेरेनोकाइमा ऊतक अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी ऊतक होता है। कोलिनेकाइमा का ऊतक के अंतरकोशिका अस्थायी ऊतक बहुत कम होता है। कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों में से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? इसका सही आंसर होगा ए, फ्लोएम। स्केलेडनकाइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। इसका सही आंसर होगा लिग्निन। स्केलेडनकाइमा में कोशिका भित्ति जो होती है लिग्निन के कारण मोटी होती है। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? इसका सही आंसर होगा विभोजक ऊतक। विभोजक ऊतक में होता है कोशिका विभाजन में सक्षम है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक के कोशिका विभाजन की क्षमता के आधार पर पादप को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, विभाज्य ऊतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक एक ऐसा सेलों की समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। यह ऊतक आवश्यक जीवित कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव से भरी होती रहती है। मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म अर्थात एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे डैश कहते हैं। इसका सही आंसर होगा क्यूटिन। मरुस्थलीय पौधे उपचर्म पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे क्यूटिन कहा जाता है। दृढ़ ऊतक जीवधर्म नहीं होते हैं एवं इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। जेरोफाइट उष्णकटिबंध मरुस्थल क्षेत्रों में की वनस्पति है। मरुस्थलीय वनस्पति खजूर, नागफनी,
बबूल आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? इसका सही आंसर होगा पेरेनेकाइमा। पेरेनेकाइमा उत्तक जो होता है अंतरकोशिकीय क्षेत्र का सबसे बड़ा होता है। कोशिका के मध्य एक बड़ी रसधानी रहती है। कुछ पेरेनेकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन उत्तकों को हरित लवक एवं क्लोरोक्लाइमा कहते हैं। जलीय पौधों को तैरने के लिए गुहिकाएँ रहती है, जो मृदुतक के बीच पाई जाती है। क्लोरोकाइमा उत्तक के अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। जंतु कोशिकाओं के वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। इसका सही आंसर होगा आयत फलकी क्यूबाइडल। जंतु कोशिका के वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयत फलकी अर्थात क्यूबाइडल एपिथीलियम इसकी आंतरिक पर निर्मित करता है। जंतु उत्तक 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला है एपिथीलियम उत्तक, दूसरा है संजोची उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक और चौथा है तंत्रिका उत्तक। एपिथीलियमी उत्तक के 4 प्रकार होते हैं। अब है पहला सल्की या सल्काब एपिथीलियम, दूसरा है स्तंभाकार एपिथीलियम, तीसरा है क्यूबाइडल अर्थात एपिथीलियम तथा चौथा है पक्षाभी या पक्षमल एपिथीलियम। क्यूबाइडल एपिथीलियम उत्तक की कोशिका का एक घनाकार होता है। प्रत्येक कोशिका को एक स्पष्ट गोलाकार केंद्र होता है। ये उत्तक लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। अवशोषण और स्रवण के अलावा ये अंगों को तंत्रिका सहारा भी प्रदान करते हैं। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा स्क्लेरोकाइमा। स्क्लेरोकाइमा से नारियल छाल की निर्माण। अगर वीडियो पर पूरी तरह से बने रहेंगे तो आपको 80% क्वेश्चन यहीं से आपको याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। स्क्लेरोकाइमा उत्तक कोशिका मृदु, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। ये बहुत बार इस पर रिपीट हो चुका है। ये भित्तियाँ इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता। ये होता है किसके कारण? स्क्लेरोकाइमा उत्तक के कारण। दृढ़ उत्तक पौधे के तना, पत्तियों और सिरों के फलों के बीजों को बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं। जिन पौधे में रेशे उत्पन्न होते हैं उसे स्क्लेरोकाइमा भारी मात्रा में पाया जाता है। स्क्लेरोकाइमा अत्यंत सरल प्रकार की अस्थायी उत्तक होती है। डैश टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। सिंड्रोडाइमा जो होता है टिश्यू जो कंपोज डेड सेल है अर्थात मृत कोशिका है, मृत सेल का बना होता है। दृढ़ उत्तक की कोशिका मृत सेल से बना होता है। मृदुकत की कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजीय, अनियमित आकार की होती है। इसी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित तथा रसधनी युक्त होती है। डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोग से होता है। इसका सही आंसर होगा स्क्लेरोकाइमा उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। स्क्लेरोकाइमा उत्तक की भित्तियाँ जो होती है मोटी होती है। ये उत्तक पौधे के यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ये पौधे के बाहरी परतों में पाया जाता है, जैसे नारियल की बाहरी रेशेदार स्क्लेरोकाइमा उत्तक के बना होता है। स्क्लेरोकाइमा हरित उत्तक भी कहते हैं। स्क्लेरोकाइमा उत्तक की कोशिका केंद्रक युक्त, लंबी, अंडाकार, बहुभुजीय, जीवित एवं रसधानी युक्त होती है। विभिन्न प्रकार की अस्थायी उत्तकों का निर्माण के लिए डैश उत्तक कोशिकाओं को अलग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक जो होती है वो एक ऐसा उत्तक का निर्माण करती है जिस उत्तक की कोशिका अलग किया जा सके।
उत्तक के अध्ययन को पता है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ये उत्तक की कोशिका के छोटी अंडाकार बहुभुजीय होती है तथा इसकी भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका में घने कणयुक्त कोशिकाएं द्रव से भरी रहती है। डैश उत्तक हमारे मुंह में आंतरिक अस्तर को बनाता है। इसका सही आंसर होगा सरल स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक जो होते हैं हमारे शरीर के मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है। सल्की या सल्काम एपिथेलियम ऐसे उत्तक की कोशिका चपटी और अत्यधिक पतली होती है। इन कोशिकाओं को केंद्रक भी चपटे होते हैं। त्वचा के नीले और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है। इसका सही आंसर होगा वसा। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच वसा उत्तक बनता है। वसा एक संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा वसा भी एक संयोजी उत्तक है। वसा एक संयोजी उत्तक गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती हैं। यह उत्तक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में होती है। यह उत्तक संचित भोज पदार्थ का कार्य करता है। वसा उत्तक बाहरी चोटों के अंगों की रक्षा करता है। वसा उत्तक जो है तापरोधक कार्य को ठंडा प्रदेश में करता है। शरीर के समस्त अंगों को कार्यों को सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य है। तंत्रिका उत्तक को यूनिट ऑफ न्यूरॉन कहा जाता है। उत्तक का आखिरी सवाल है सेल ऑफ डैश एंड डैश टिश्यू आर लिविंग सेल्स। इसका सही आंसर होगा पेरिकाइमा एंड कोलोनोकाइमा टिश्यू आर लिविंग सेल। इसे जीवित कोशिका भी कहा जाता है। सरल अस्थायी उत्तक समरूप कोशिका का बना होता है जो 3 प्रकार की होती है। पहला है मृदुलक उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। मृदुल कोण उत्तक की कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती। इस प्रकार की कोशिका के बीच अंतर सेलों का स्थान रहता है। यह नए तने, जड़ एवं पत्तियों को एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। कुछ मृदु तक क्लोरोफिल पाया जाता है। स्थूल कोण उत्तक में हरित लवक सामान्यतः नहीं पाया जाता। इस तरह से हमारा टिश्यू जो है उत्तक जो है कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 57 MCQ थे जिसको हमने एक एक करके अच्छे तरीके से डिटेल्स में कलेक्ट किया और आप तक पहुंचाए। तो यदि वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सकें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।